नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी से इंसर संतोष गांधी में। तो अब हम आज इकोनॉमिक की पीवाईक्यू एनालिसिस क्लास में लगभग लास्ट क्लास में पहुंच चुके हैं, जहां तक हमने सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनका एनालिसिस कर दिया। नीचे आपको पीछे आपको बैकग्राउंड देखकर तो समझ में आया होगा कि आज हम किस टॉपिक का एनालिसिस करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक का एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इकोनॉमी इस टॉपिक की जितनी पीवाईक्यू है उनको हम देखने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक से हर साल एक दो क्वेश्चन आता ही है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है, जो करंट में चर्चा में रहा, वह इस टॉपिक से उठाया जाता है। लास्ट टाइम भी 2025 में भी इससे दो क्वेश्चन आए थे, और हल्दी बोर्ड हो गया, इससे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम हमारे आज के टॉपिक को शुरुआत कर देते हैं। देखिए, 2000 यहाँ पर कहा गया है। एक्चुअल में इसी क्वेश्चन को देखकर ये कहा गया है कि देखो, यूपीएससी तो हमें एक ट्रेंड था कि यूपीएससी लगभग एक साल के पीछे के करंट अफेयर पूछती है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर लगा लोगों को कि देखिए, यूपीएससी जो है 2022-23 के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछती है। तो देखिए, हालांकि वहीं पर वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है। जी बिल्कुल सही। भारत में हल्दी की किस्में, जितनी किस्में सारे यहाँ पर उत्पादित की जाती है, लगभग हमारा वैश्विक निर्यात में भारत का जो हिस्सेदारी है, वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 75% है। इसे कारण पहला कथन हमारा, और हम उत्पादक भी है, निर्यातक भी है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है। जी बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु भारत के प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य है। जी बिल्कुल सही। और इसी सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा इनके यहाँ पर उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो सांगली, ये सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। इसी कारण हमारा जो आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। 1 2 3 हमारे तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देखिए ये ज़्यादा मतलब, देखिए टॉपिक को मतलब जितना कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में जो राष्ट्रपति का भी भाषण होता है उसके बारे में यहाँ पर उस भाषण में इसकी चर्चा की गई थी। इसी कारण ये क्वेश्चन, इसी कारण ये जो मिशन है ये चर्चा में आ गया और यूपीएससी ने इसको पूछ लिया। पहला यहाँ पर कथन है कि यह ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम उत्पादन देने वाले अधिकांश स्वदेशी पशु छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों के पास है। जी बिल्कुल सही। इसकी शुरुआत स्वदेशी गायों भैंसों के पालन और संरक्षण को वैज्ञानिक और समग्र तरीके से बढ़ावा देने के लिए की गई थी। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। लगभग यहाँ पर जो देशी नस्ल है उनमें सुधार करने, पशुपालन का दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर जो अल्पभूधारक या ग्रामीण गरीब क्या कहते हैं, कृषि मजदूर है, उनकी आमदनी बढ़ोतरी हो, इसके लिए ये मिशन की शुरुआत कर दी गई थी। यहाँ पर इससे कर हमारा जो आंसर है 1 और 2, यहाँ पर हमारा दोनों यहाँ पर कथन सही हो जाते हैं। तो चलिए, 2025 में इस टॉपिक से लगभग 2 क्वेश्चन आए थे। अब हम आगे इसके पीछे के क्वेश्चन पर देखते हैं। 2024 में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था। और एक्चुअल में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, जो घटना इंपॉर्टेंट चर्चा में रही हो उसी घटना को यहाँ पर पूछा जाता है। वही कृषि संबंधित डिजिटल भारत भूमि, 1 सेकेंड, क्या हो गया, डिजिटल भारत भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 100% वित्त पोषण किया है। जी बिल्कुल सही। इस योजना के तहत कैडेस्ट्रल मानचित्रों को डिजिटल किया जाएगा। जी बिल्कुल सही। भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में स्थानीय भाषा से अधिकारों के रिकॉर्ड को लिपांतरित मतलब ट्रांसलेट करने की पहल शुरू कर दी गई। जी बिल्कुल सही। पर तीनों कथन यहाँ पर हमारे सही आंसर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा किसान का बड़ा खेत की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित या फिर वर्णन करता है। युद्ध के दौरान अपने युद्ध के कारण अपने देशों से उजाड़े बड़ी संख्या में लोगों का पुनर्वसन, उन्हें एक बड़ी कृषि योग्य भूमि देकर जिस पर वे सामूहिक रूप से खेती करते हैं और उपज साझा करते। जी नहीं, इसका ये अर्थ प्रतीत नहीं होता है। एक क्षेत्र के कई सीमांत किसान खुद को
समूहों में संगठित करते हैं और चयनित कृषि क्षेत्रों को या कार्यों को सिंक्रनाइज और सुसंगत करते हैं। जी बिल्कुल सही, एक छोटा किसान बड़ा खेत, इसका यही यही अर्थ होता है। मतलब इसका अर्थ यह है, भारत में आपको पता है लगभग 80% ज़्यादा जो किसान है वो सीमांत किसान है, जिनके पास लगभग 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। मतलब मानिए ये छोटे किसान, यहाँ इनकी इतनी जमीन, इतनी इनकी क्या कहते हैं 1 एकड़ जमीन, किसी की 2 एकड़ जमीन, किसी की 5 एकड़ जमीन, किसी की 6 एकड़ जमीन। अगर ये सारे किसान क्या करेंगे, अलग अलग फसल उत्पादन करेंगे, तो इनमें जो इनका जो कॉस्ट वो भी ज़्यादा आएगा और इनको जो आमदनी वो कम होगी। अब इसके तहत एक छोटा किसान बड़ा खेत क्या कर जाता है, इन सारों खेतों को एक एक मिल जाता है, इनकी जो सीमा है उनको एक अच्छे तरीके से उसको ढलाया जाता है, किया जाता है, और उसमें एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। एक ही फसल का उत्पादन करके उसको बड़े मार्केट लेवल पर या फिर किसी कंपनी से एग्रीमेंट करके सीधी फसल उनको बेची जाती है। और जितना प्रॉफिट होता है सबके भी, जिनका जितना खेत है उनके हिसाब से उनका अनुपात निकाल कर उन लोगों को उनका लाभ का हस्तांतरण कर जाता है। तो यही एक छोटा किसान बड़ा खेत, यही इसका सही अवधारणा है। इसी कारण यहाँ पर आंसर जो बी हमारा सही हो जाता है। एक अगर बाकी ऑप्शन के बारे में देखें, एक क्षेत्र के कई सीमांत किसान एक साथ मिलकर एक कॉर्पोरेट निकाय के साथ अनुबंध करते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए अपनी जमीन कॉर्पोरेट निकाय को सौंप देते हैं, और जिसके लिए कॉर्पोरेट निकाय किसानों को सहमत राशि भुगतान करते हैं। जी नहीं, यहाँ पर किसान तो मतलब अपनी जमीन दे रहा है। एक मतलब ये जो अवधारणा है वो इस अवधारणा से मिल जुल नहीं रही है। एक कंपनी का एक क्षेत्र जो कई छोटे किसानों को ऋण और तकनीकी ज्ञान और समग्र इनपुट प्रदान करती है ताकि वे कंपनी द्वारा इसकी विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि वस्तु का उत्पादन करे। जी नहीं, ये भी इसका सही आंसर प्रतीत नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। भारत सरकार नाइजर, गुइजोटिया, एबिसिनिका के बीजों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है। जी बिल्कुल सही। नाइजर की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। जी बिल्कुल सही। भारत में कुछ आदिवासी लोग खाना पकाने के लिए नाइजर के बीज का तेल का उपयोग करते हैं। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा तीनों कथन यहाँ पर हमारे सही हो जाते हैं। भारत में चाय बोर्ड के तहत हमें मतलब इसकी चर्चा करना है। भारत में चाय बोर्ड का एक वैधानिक निकाय है। जी बिल्कुल सही। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी हुई एक नियामक संस्था है। जी नहीं, ये जो संस्था जुड़ी हुई है ना, यह उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ यह है। देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गया। चाय बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। जी नहीं, ये बेंगलुरु में नहीं स्थित है। ये लगभग पश्चिम बंगाल में कोलकाता में यह स्थित है। देखिए तीसरा कथन अगर रॉन्ग होगा, ही भी का ये भी, और हमारा चौथा कथन वो सही हो जाएगा। बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। जी बिल्कुल सही। 1 और 4 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक निवेश कृषि माना जाता है? सार्वजनिक निवेश कृषि, इसका अर्थ एक्चुअल में क्या होता है वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ ये होता है कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जो कृषि उत्पादकता है वह बढ़ाने के लिए लगभग जो आवश्यक पूंजी वगैरह होती है वो दी जाती है, समग्र रूप से कृषि की उत्पादकता बढ़े उसके लिए। तो सभी फसलों की कृषि उपज के लिए एमएसपी का मूल्य तय करना। देखिए एमएसपी का मूल्य तय करने से क्या होता है पता है, इसमें समग्र रूप से कृषि की उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, क्योंकि कुछ ही देखो जितनी फसलें होती है उतनी सारे फसलों को तो एमएसपी नहीं दी जाती है, केवल 22-23 फसलें उनको ही एमएसपी दी जाती है। इसी कारण उन्हीं 22-23 फसलों का ही तो किसान ज्यादा उत्पादन कर देता है। तो समग्र रूप से कृषि उत्पादकता यहाँ पर कहाँ बढ़ रही है, इसी कारण पहला कदम यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए पहला यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया 2, 3, 6। और ये देखो सुवर्ण काल था यूपीएससी में आंसर निकालने का, अब वो सुवर्ण काल चला गया है। अब बहुत ही जटिल काल आ चुका है, आपको उसके लिए ट्रेन होना पड़ेगा। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण करना। जी बिल्कुल से। अगर देखिए एपीएमसी का आप कंप्यूटरीकरण करेंगे वहाँ पर प्रक्रिया तेज हो जाएगी, और प्रक्रिया तेज मतलब किसानों को ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा आसानी से उनकी सेवाओं का लाभ मिलेगा। किसान जो है एपीएमसी के तहत अपनी वहाँ पर फसल बिकेगा। सामाजिक पूंजी का विकास करना। जी बिल्कुल से। अगर आप किसान को ट्रेन करेंगे, उनको एआई से जोड़ देंगे, जैसे इस साल से बजट में कहा गया है कि हम खेती के साथ एआई को भी जोड़ेंगे, तो एआई का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो फसल क्या मौसम का पूर्वानुमान लगाना, उसके बाद
फसलों के ऊपर जो सामान्य क्या कहते हैं कि उनको जो क्या कहते हैं उनका टाइम टेबल होता है फसलों का वो दिखाना, तो सामाजिक पूंजी का, या फिर स्किल एग्रीकल्चर के तहत लोगों को ट्रेन करना, जो नए नए तकनीक है सफल कृषि प्रौद्योगिकी उनके साथ साझा करना, तो यही सामाजिक पूंजी का विकास हो सकता है। किसानों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति करना, देखिए मुफ्त बिजली की आपूर्ति करने से ये नहीं होता है, इससे समग्र कृषि की उत्पादकता नहीं बढ़ती है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण माफी करना, देखिए कृषि ऋण माफी करने से भी समग्र उत्पादकता नहीं बढ़ती है। सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज की सुविधा की स्थापना करना, जी बिल्कुल सही, जो कृषि उत्पाद बन रहा है वो क्या कहते हैं मार्केट में अच्छे प्राइस न होने के कारण वो जल्दी किसान उसको कभी कभी बिकता नहीं है, उसको वो चाहता है कि मैं इसको थोड़ा अच्छी जब प्राइस आ जाएगी तब मैं बाजार में बेचूं, लेकिन पर्याप्त रूप से कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण किसान उसको जो आने पौने दाम में बाजार में बेच देता है, इसी कारण उसको बहुत लॉस होता है। अगर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कर दी जाएगी तो कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी, इसी कारण हमारा जो आंसर हो जाता है 2, 3 और 6 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कारक नीतियां हाल ही के दिनों में भारत में चावल की कीमत को प्रभावित कर रही है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावित करती है, जी बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि चावल को एक आप वहां पर फिक्स दाम दे रहे, तो जाहिर सी बात है किसान जो है रिस्क लेना नहीं चाहेगा, उनको पता है हम चावल कैसे भी, अगर हम जितना ज़्यादा ज़मीन से चावल उपज करेंगे तो उसके लिए हम जितना भी खाद डालें, उसके बाद जितना भी उसके ऊपर दवा का छिड़काव करें, हमें बस उत्पादन लेना है, ठीक है, क्योंकि एमएसपी फिक्स है, इसी कारण क्या बोलते हैं चावल का उत्पादन ज़्यादा बढ़ता है। सरकार का व्यापार, जी बिल्कुल सही, क्योंकि देखो सरकार ने किसान को कहा है अगर मार्केट में निजी व्यापारी आपकी इस तय दाम पर चावल की खरीद नहीं करते हैं, हम एमएसपी के इस पर ही खरीद करेंगे, इसी कारण सरकार का व्यापार भी इसके लिए सही है। सरकार का भंडारण, सरकार का, जी बिल्कुल सही, जब सरकार के पास बहुत बड़ी क्या बोलते हैं गोदाम होती है तो वहाँ पर बल्क मात्रा में सरकार खरीद करती है और वहाँ पर उसको स्टोरेज रखती है। उपभोक्ता सब्सिडी, जी देखो जो हमें गोदाम में या फिर राशन दुकान में जो धान्य दिया जाता है उसमें क्या होता है, उसमें चावल और गेहूँ प्रमुख रूप से दिया जाता है, तो वो हमें कम दामों पर बेचा जा रहा है ना, इसी कारण हमें उसमें उपभोग सब्सिडी जुड़ रही है, इसी कारण हमारे यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ये तीनों यहाँ पर सही हो जाता है, जो चावल के कीमत को प्रभावित कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अल्पकालिक शॉर्ट टर्म के लिए सहायता दी जाती है? तो कृषि संपत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी का रखाव करना, जी बिल्कुल से। कार्यशील पूंजी क्या होती है? जहां से किसान ऐसे वस्तु में निवेश करे जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो, जैसे कि कोई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर लगाना, इसके लिए कंबाइन हार्वेस्टर ट्रैक्टर और मिनी ट्रैक्टर की खरीद, जी नहीं है, इसके तरह क्या कहते हैं ये शॉर्ट टर्म में नहीं आता है, क्योंकि देखो ये जो मिनी ट्रैक्टर या हार्वेस्टर ये बहुत बड़ी, लगभग ये 10 लाख से कम के नहीं मिलते हैं, तो इतना मतलब अल्पकाल के ऋण नहीं दे सकते, क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं रहता इसी कारण किसान परिवारों की उपभोग की आवश्यकता है पूर्ण होना, जी बिल्कुल सही। कटाई के बाद का खर्च करने के लिए, जी बिल्कुल सही। और परिवार के घर का निर्माण और गांव में कोल्ड स्टोरेज सुविधा पर स्थापना करना, जी नहीं, इसके लिए अल्पकालिक नहीं देता क्योंकि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, इसे अगर 1, 3, 4 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाज दालों तिलहन के मामले में भारत के किसी भी राज्य या यूटीज में एमएसपी पर खरीद असीमित है, जी नहीं, इसके ऊपर लिमिट लगाई जाती है, इससे कारण पहला कथन हम यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। अनाज और दालों के मामले में किसी भी राज्य या यूटीज में एमएसपी उस स्तर पर तय किया जाता है जिस पर बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा, जी नहीं, किसानों को एक मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए इसको दिया जाता है, इसी कारण यहाँ पर जो आंसर है डी हो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सीलिंग कानून परिवार जोत के उद्देश्य से थे, न कि व्यक्तिगत जोत से, जी नहीं, ये व्यक्तिगत जोत से थे। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि उपलब्ध कराना था, जी बिल्कुल सही, इसका यही अर्थ था। इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती को प्रमुख रूप से क्या प्रमुख रूप हो गई, जी नहीं, ऐसा नहीं है। भूमि सुधार में सीलिंग सीमाओं की कोई छूट नहीं थी, इसका भी ये नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य था कि भूमिहीनों को कृषि भूमि उपलब्ध करवाना था। भारत में खाद्य निगम के लिए खाद्यान्न और आर्थिक लागत एमएसपी और किसानों को दिया जाने वाला बोनस यदि कहीं हो तो प्लस है, तो ये खाद्य आकस्मिक और खाद्य वितरण से यह है। पिछले 5 वर्षों में भारत में खरीफ फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। चावल की खेती का क्षेत्र
क्षेत्रफल सबसे अधिक है जी, बिल्कुल सही। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ज्वार के खेती का क्षेत्रफल तिलहन की तुलना में अधिक है जी, नहीं। ज्वार की जो खेती, वो ज्वार की खेती ज़्यादा हो जाती है महाराष्ट्र विशेष तौर पर। यहाँ पर कपास की खेती का क्षेत्रफल गन्ने की तुलना में अधिक है जी, बिल्कुल सही। क्योंकि कपास की चीज थोड़ी कम फसल क्या है, जिसको पानी की उपलब्ध होती है, गन्ने के लिए बहुत पानी जरूरत होती है। गन्ने की खेती का क्षेत्रफल लगातार कम हुआ जी, नहीं। देखिए यूपी साइड, जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर कम हुआ, लेकिन जो महाराष्ट्र साइड, दक्षिण साइड है, वो वहाँ पर क्षेत्र में वृद्धि हुई, क्योंकि अभी FRP एक्ट के तहत इसमें कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। लगभग यह 3500 टन प्रति टन ये अभी बेच रहा है। हालांकि 3550 भरे टन बच, लेकिन इसमें से ये अगर किसान खुद गन्ने को काट करके उसके बाद मिल तक पहुंचे तब उसको मिले। लेकिन अगर एक्चुअल में आज के अगर मैं मतलब हम जब गन्ना बेचते में, तो फिर हमें वो लगभग 2125 रुपये भी दाम मिल रहा है। क्योंकि जो बाकी का भी जो गैप आपको दिख रहा है, इसमें जो कटिंग का कॉस्ट है, कटिंग, उसके बाद खेतों से लेकर क्या बोलते मिल तक जाना, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, उसके बाद ये जो कटिंग और ट्रैवलिंग कॉस्ट, ये सारा फिर क्या करता है, जो मिल है, मिल पे करती है हमें। मतलब जो, हाँ, लेबर मतलब इसमें ऐसा सिस्टम रहता है, जो लेबर है, लेबर भी मिल ही लेकर आएंगी, किसानों के खेत में वो भेज देंगी। फिर जो लेबर है वो उन्हीं की उसमें रहती है, वही कटिंग करती है, ट्रैवलिंग भी वो मिल करती है, और हमें ये सारा 3131 से 25, या फिर वो ऊपर नीचे 2-4 रुपये ऊपर नीचे रहता है, इस तरीके से वो मिल जाता है। लेकिन गन्ने की फसल में एक बात अच्छी रहती है, वहाँ पर ये बात रहती है कि वहाँ पर क्वालिटी नहीं चेक की जाती है। हाँ, क्वालिटी चेक की जाती है। आपको शुगर लेवल जो हो 10.0, अगर 10 पॉइंट जितने ऊपर बढ़ेगा, आपको उतना उतना उसमें दाम क्या कहते हैं, 2 रुपये 75 पैसे या 2 रुपये 85 पैसे ऐसा कुछ बढ़ाना होता है। अगर उससे कम है तो उसमें से कम कर जाता है, ऐसा यहाँ पर प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाता है हमारा, वह हो जाता है 1 और 3। ठीक है। चलो, NSSO के 70वें दौर के तकनीकी परिवारों की स्थिति आकलन सर्वे के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करना है। राजस्थान में ग्रामीण परिवारों में कृषि परिवारों की स्थिति सबसे ज़्यादा है जी, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कथन सही हो जाता है। देश में कुल कृषि परिवारों में 60% से अधिक थोड़े OBC है जी, नहीं। OBC नहीं है, वो बाकी अन्य कैटेगरी से आते हैं। केरल में 7% से 60%, देखिए दूसरा अगर कथन गया तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। केरल में 60% से थोड़ा अधिक कृषि परिवारों ने कृषि गतिविधियों के अलावा अन्य स्रोतों से अधिकतम आय होने की सूचना दी है जी, बिल्कुल सही। ये यहाँ पर कथन सही होता है। देखो वहाँ पर केरल सबसे साक्षर राज्य है, और वो अन्य तरीके से खेती करके वहाँ पर अन्य भी क्या कहते इस बार चर्चा में रहा था, अन्य तरीके से खेती की पद्धति वो अवलंबित करती है। इसी कारण हमारा सही आंसर यहाँ पर 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। भारत में कृषि की परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की अवधारणा का महत्व क्या रखती है। संरक्षण कृषि, तो इसमें वही मोनोकल्चर प्रथा को बचना जी, नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूनतम जुताई को अपनाना जी, बिल्कुल सही। बागान फसलों खेती से बचना, बिल्कुल सही। मिट्टी के सतह को ढकने के लिए फसल अवशेष को उपयोग करना जी, बिल्कुल सही। स्थानिक और लौकिक फसल अनुक्रमण या फसल चक्रों को अपनाना जी, नहीं, इसमें ये नहीं है। यहाँ पर हमारा जो 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर 2, 3, 4, 2, 3, 4 और 5, नहीं, सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उपरोक्त में से किसे MSP की घोषणा की है। देखिए ये जो डाटा है आपको समय समय पर याद रखना पड़ता है। देखिए हमें पता है कि हल्दी के लिए MSP नहीं दी जाती है, ठीक है, तो हल्दी का ऑप्शन यहाँ पर हटा दीजिए। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, तिल के लिए है, मूंगफली के लिए भी है, उसके बाद जौ के लिए भी है, अखाड़ा के लिए नहीं है। अगर अखाड़ा का अगर ऑप्शन यहाँ पर हट गया तो फिर हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आ गया। 2, 4 हींग बाजरा के लिए भी है, फिर मूंगफली के लिए, तिलहन के लिए, बिल्कुल से हमारे यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ गया। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को लागू करने का लाभ क्या है। तो कृषि वस्तुओं के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल मिलता है जी, बिल्कुल सही। यह किसानों को देशव्यापी बाजार तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतें मिलती है जी, बिल्कुल से। यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं हमारे। सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है।
राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, जी नहीं। बैंकों को मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा का आकलन करने में सक्षम बनाना, जी बिल्कुल सही। कृषि भूमि उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की जांच करना, जी नहीं, ये इसका भी अर्थ नहीं है। मिट्टी की गुणवत्ता जांच करके बैंक उस पर उस अगर हम किसान को इतना कर देते तो उसके पास जितनी जमीन है उसमें से उत्पादन कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसकी जांच बैंक कर सकती है। इसी कारण हमारा जो आंसर है यहाँ पर केवल नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं है, थोड़ा मिस रीडिंग हो गया। इसका जो दूसरा, ये दोनों ही, इसका तीसरा केवल उर्वरकों कितना जांच, वो यहाँ पर 3, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। गहन बाजरा संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा के लिए पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस पहल का उद्देश्य बेहतर उत्पादन और कटाई के बाद की तकनीकों का प्रदर्शन करना है और क्लस्टर दृष्टिकोण के साथ एकीकृत तरीकों से मूल्यवर्धन तकनीकों का प्रदर्शन करना है, जी नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। हाँ बिल्कुल सेकंड, इसका यही उद्देश्य है। इस योजना में गरीब छोटे सीमांत और आदिवासी किसानों को सब बड़ी हिस्सेदारी, जी नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा भी है, वो क्या हो रहा है पता नहीं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषक तत्वों और सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों के महत्वपूर्ण इनपुट को मुफ्त किट देकर बाजरे की खेती में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना, जी नहीं, ऐसा नहीं है। 1 और 2 पर हमारा सही आंसर हो जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। इस योजना के तहत किसानों को वर्ष के किसी भी मौसम में किसी भी फसल के लिए खेती को 2% तक समान प्रीमियम दिया जाता है, जी नहीं, 2% नहीं, फसल का जितना लॉस हुआ है उसके आधार पर दिया जाता है, वो परसेंटेज में देखा जाता है। यह योजना चक्रवातों, बेमौसम बारिश से होने वाले फसल पश्चात नुकसान को कवर करती है, जी बिल्कुल से। अगर आप क्या कहते हैं, किसान ने अपनी फसल एक जगह स्टोर की थी, चक्रवात कारण उड़ गई, क्या कहते बह गई, तो इसके कारण उसको भी प्रीमियम दिया जाता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा बीज ग्राम अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है? देखिए, करंट बेस्ड सारी योजना रहती है, तो ये इसका उद्देश्य वही है, किसानों को अपने खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन दूसरों के बीज खरीदने के लिए हस्तक्षेप करना, इसका यही उद्देश्य है। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो यह आर्थिक मामलों की विभिन्न समिति यह इसका निर्धारित करती है। एफआरबीएम एफआरपी एक्ट इसमें बनाया जाता है। भारत में कृषि उत्पादों के बाजारों को निम्नलिखित में से किसके तहत विनियमित किया जाता है? तो यह वही राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समितियों के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। भारत के खाद्य और पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, लेकिन इसके व्यापक अधिक कार्यान्वयन में बाधाएं क्या है? तो इसमें बाधा यह कि कम मूल्य और अधिक मात्रा वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाली बीजों के संबंध में मांग आपूर्ति का अंतर है। इसी कारण तीसरा आंसर पर कथन 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। भारत में सरकार किस उद्देश्य से मेगा फूड पार्क की स्थापना कर रही है? तो यही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अच्छी व बुनियादी सुविधा प्रदान करना, जी बिल्कुल सही। जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और बर्बादी को बचाना, जी बिल्कुल सही। और उद्यमी को उभरती पर्यावरण के अनुकूल खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी प्रदान करना, जी नहीं, इसका यह उद्देश्य नहीं है। 1 और 2 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। तो हम मतलब इकोनॉमिक में यही एग्रीकल्चर में यही रहता है कि थोड़ा ज़्यादा बोर्ड क्वेश्चन रिलेटेड नहीं रहता है। जैसे कि अब हमने लगभग 25 सालों का ट्रेंड देखा, जो योजनाएं चर्चा में रहती है, जो टॉपिक थोड़े चर्चा में रहते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर आयोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो एग्रीकल्चर के संबंध में आपको इकोनॉमिक में जो अप्रोच अपनानी है आपको समझ में आएगी। देखिए, अब हमने यहाँ पर जो इकोनॉमिक की PYQ थे उनको पूरा कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो हम कल से क्लास शुरू करेंगे वो हम इन्वायरमेंट की करेंगे, और इन्वायरमेंट में हम लगभग सारे PYQ चर्चा में करेंगे। तो ठीक है, तो आप सभी का इस सेशन में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।